अफसाना रोने की आवाज। अफसाना निगार सुरिंदर प्रकाश। फ्लावर अंडर ट्री इज फ्री। सामने वाली कुर्सी पर बैठा अभी अभी वो गा रहा था, मगर अब कुर्सी की सीट पर उसके जिस्म के दबाव का निशान ही बाकी है। कितना अच्छा गाता है वो। मुझे मगरिबी मौसीकी और शायरी से कुछ ऐसी दिलचस्पी तो नहीं है, मगर वो कम वक्त गाता ही कुछ इस तरह है कि मैं खो सा जाता हूं। वो गाता रहा और मैं सोचता रहा, क्या फूल दरख्त के साए तले वाकई आजाद है? वो अब जा चुका है। जिन सुरों में वो गा रहा था वो अपनी गूंज भी खो चुके हैं, मगर अल्फाज से मैं अभी तक उलझा हुआ हूं। फ्लावर अंडर ट्री इज फ्री। इसे एक बात जरूर साबित होती है कि अल्फाज की उम्र सुर से लंबी होती है। शाम जब वो मुझसे मिला, खासे नशे में था। तालिबे इल्मों के एक गिरोह ने दिन में उसे घेर लिया था। वो उसके मुल्क के गीत उससे सुनते रहे और शराब पीते पिलाते रहे। मेरे कंधे पर अपना दायां हाथ रखते हुए उसने मुझे सारे दिन का किस्सा सुनाया और फिर कहने लगा, घर से जब निकला था तो मेरे जहन में ये फतूर था कि सारी दुनिया पैदल घूमकर अपना हमशक्ल तलाश करूंगा। 8 बरस होने को आए, मुझे दूसरों के हमशक्ल तो मिलते रहे, मगर अपना हमशक्ल अब तक नहीं मिला। क्या तुम्हें कोई मेरा हमशक्ल मिला? मैंने मुस्कुराकर पूछा। हाँ, स्कैंडिनेविया में, उसने मेरी तरफ देखे बगैर और अपने जहन पर जोर दिए बगैर जवाब दिया। रात गए हम सड़कों पर मारे मारे फिरते रहे। जब थक गए तो घर का रुख किया। वो कमरे में दाखिल हुआ, कुर्सी पर बैठा 2-1 मिनट इधर उधर की बातें करता रहा। फिर उसने एकदम अपना मखसूस गीत गाना शुरू कर दिया। मैंने पूछा, इस गीत में जो अल्फाज हैं उनके मायने क्या हैं? मायने कोई साथ नहीं देता, सिर्फ अल्फाज देता है। देता भी क्या है, बस उन पर अपने माने की मोहर सब्त कर देता है और हम उनमें से अपने मायने तलाश करते हैं, उसने जवाब दिया। कुर्सी पर से उठते हुए उसने कमरे की बेतरतीबी का जायजा लिया और फिर अचानक बोल उठा, तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? अच्छे खासे मामूली आदमी हो। मैं बौखला सा गया। बात दरअसल ये है, मैंने उसके करीब होते हुए कहा। हमारी बिल्डिंग के ऊपर वाली मंजिल में एक विष्णु बाबू रहते हैं। वो इस बिल्डिंग के मालिक भी हैं। हम सब उनके किरायादार हैं। बहुत साल पहले जब वो बिल्कुल मामूली आदमी थे तो उन्होंने एक लड़की से शादी की थी जिसका नाम सरस्वती है। फिर अचानक विष्णु बाबू एक मालदार औरत लक्ष्मी से टकरा गए। तब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने लक्ष्मी से अपना दूसरा ब्याह रचा लिया। अब लक्ष्मी और विष्णु दोनों आराम से जिंदगी बसर करते हैं और बेचारी सरस्वती रात रात भर सीढ़ियों में बैठी रोती रहती है। इसी हंगामे की वजह से मैं भी अभी तक तय नहीं कर पाया कि मुझे किसी सरस्वती से शादी करनी चाहिए या किसी लक्ष्मी से। उसने मेरे चेहरे की तरफ गौर से देखा। उसकी आंखों के सुर्ख डोरे उसके चेहरे को खौफनाक बना रहे थे। फिर उसने एकदम से गुड नाइट कहा और तेजी से सीढ़ियां उतर गया। अपनी इसी तरह की हरकतों और बातों की वजह से वो कभी कभी मुझे गोश्त पोस्ट के आदमी के बजाय कोई ख्याल लगता है।
जो समंदर पार से यहां आ गया हो। जिस इमारत के एक कमरे में मैं रहता हूं, उसके सब कमरों की दीवारें कहीं न कहीं जैसे तैसे एक दूसरे से मुश्तरक हैं, जिसकी वजह से एक कमरे के अंदर की आवाज या खामोशी दूसरे में मुंतकिल होती रहती है। मैं सोचता हूं, मेरी आवाज या खामोशी या फिर चंद लम्हे पहले मेरे कमरे में गूंजने वाले उसके गाने की आवाज भी जरूर कहीं न कहीं जरूर पहुंची होगी। बाहर शायद रात ने सुबह की तरफ अपना सफर शुरू कर दिया है। इर्द गिर्द के सब घरों की बत्तियां बुझ गई हैं, हर तरफ अंधेरा है और खामोशी दीमक की तरह आहिस्ता आहिस्ता सब तरफ रेंगे जा रही है। मैं दरवाजे की चटखनी चढ़ाकर और मध्यम बत्ती जलाकर अपने बिस्तर पर लेट गया हूं। मध्यम रोशनी में सफेद चादर में लिपटा हुआ अपना जिस्म मुझे कफन में लिपटी हुई लाश की तरह लगता है। तन्हाई, खामोशी और तारीकी में ऐसा ख्याल खौफजदा कर ही देता है, जैसे ख्वाब में बुलंदी से गिरते हुए आदमी का जिस्म और जहन सुन हो जाते हैं। ऐसी ही मेरी कैफियत है। धीरे धीरे मैं नीचे गिर रहा हूं और फिर अचानक मुझे लगता है मैं अपने जिस्म में वापस आ गया हूं। बाहर से किसी के रोने की आवाज आ रही है। शायद सरस्वती और लक्ष्मी में फिर झगड़ा हुआ है और सरस्वती के रोने की आवाज सीढ़ी सीढ़ी उतरकर नीचे मेरे कमरे के दरवाजे तक आ गई है, मगर ये तो किसी बच्चे के रोने की आवाज है। मैं महसूस करता हूं, ठीक है, पड़ोस वालों का बच्चा अचानक भूख की वजह से रोने लग गया होगा और उसकी मां बदस्तूर नींद में बेखबर सो रही होगी, या फिर शायद ऐसा भी तो हो सकता है कि वो मर गई हो और बच्चा बिलक बिलक कर रो रहा हो। आवाज आहिस्ता आहिस्ता करीब होकर वाज़ेह होती जा रही है। फिर मुझे लगता है एक बच्चा मेरे ही पहलू में पड़ा रो रहा है और कफन में लिपटी हुई मेरी लाश में कोई हरकत नहीं हो रही है। अगर दरख्त तहजीब की अलामत है तो हम इसके साए में रोते हुए आजाद फूल हैं। मेरे जहन में अचानक उसके अल्फाज के मायने खिल उठे, जिनके सुर वो अपने साथ ले गया था। बच्चा बदस्तूर रो रहा है। धीरे धीरे उसकी आवाज में दर्द और दुख की लहरें शामिल होती जा रही हैं, जैसे उसे पता चल गया हो कि उसकी मां मर गई है। मगर उसे ये किसने बताया होगा? उसके बाप ने। मगर वो तो बदस्तूर सो रहा है, क्योंकि उसकी आवाज में उसके बाप की आवाज अभी शामिल नहीं हुई। ये तो हर किसी को आप ही पता चल जाता है कि उसकी मां मर गई है। मुझे भी पता चल गया था। बच्चे के रोने की आवाज मेरी आवाज से कितनी मिलती जुलती है। फिर उसके अल्फाज मेरे कानों में गूंजने लगे। अच्छे खासे मामूली आदमी हो। मैं वाकई मामूली आदमी हूं। हर सुबह अपने घर से तैयार होकर निकलता हूं। दरवाजा बंद करते हुए हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कहता हूं। सूरज की तरफ मुंह करके दिन भर भागता रहता हूं और रात होने पर अपने आप को घर के दरवाजे पर खड़ा पाता हूं। सुबह सबसे पहले सारस की तरह उड़ता हुआ मैं उस इमारत तक जाता हूं जहां एक औरत खूबसूरत केबिन में गिलास टॉप के मेज पर अपनी सफेद मरमरी बाहें फैलाए घूमने वाली कुर्सी पर बैठी रहती है।
वो अपने सफ़ेद बालों को हर रोज़ रंग के खिजाब से रंग कर आती है। मेज़ पर फैली हुई उसकी बाहें इस तरह लगती हैं जैसे किसी औरत की बरहना टांगे हों। केबिन के इर्द गिर्द से कई सीढ़ियां ऊपर चढ़ती हैं। सीढ़ियां चढ़ते हुए मैं उस केबिन के शीशों में से अक्सर झांकता हूं और सोचता हूं अगर वाकई वो अपनी नंगी टांगे मेज पर फैलाए हुए है तो। सीढ़ियां जहां से शुरू होती हैं वहां दाहिने तरफ एक बड़ी सी अलमारी लगी हुई है जिसमें छोटे छोटे बैंक के लॉकरों जैसे कई खाने बने हुए हैं जिनमें हर आदमी अपनी जाती चीजें रख सकता है। मगर मैं हर रोज अपनी जात ही को उसमें बंद करके सीढ़ियां चढ़ जाता हूं और फिर शाम को जाते हुए दोबारा उसे निकाल लेता हूं। बाहर थिएटर वालों की गाड़ी खड़ी रहती है। उसका ड्राइवर मुझे आंख के इशारे से बैठने के लिए कहता है और मैं शहर के जदीद तरीन थिएटर में पहुंचा दिया जाता हूं जिसका पिंडाल बिल्कुल सर्कस के पिंडाल जैसा है। मैं उस थिएटर में पिछले 18 बरस से एक ही रोल अदा कर रहा हूं। स्टेज के बिल्कुल वस्त में है और मेरा पहला मेकअप उतार कर गुलीवर का मेकअप और लिबास पहना दिया जाता है। मुकाल में सब बैकग्राउंड से होते हैं। मुझे सिर्फ लिलीपत वालों की मार खाने का किरदार अदा करना होता है। उनके नन्हे नन्हे सुइयों जैसे भाले मेरे जिस्म में चुभते हैं। उनके कमानों से निकले हुए छोटे छोटे तीर मेरे जिस्म में पेवस्त हो जाते हैं। मेरे मसामों से खून की बूंदें पसीने की तरह निकलती हैं। मुझ में खूबी बस यही है कि मैं तकलीफ का इजहार नहीं करता, इसलिए इतने बरसों से ये सब चल रहा है। यहां से मुझे मिलता कुछ नहीं, ये तो महज हॉबी के तौर पर है। फिर जब शो खत्म हो जाता है तो मुझे एक स्ट्रेचर पर लिटाकर एक बाथरूम में ले जाते हैं जहां अल्कोहल से भरे हुए टब में मुझे डाल दिया जाता है। अल्कोहल मेरे जख्मों में टीस पैदा करते हैं। फिर एकदम खुनकी की एक लहर मेरे जिस्म में दौड़ जाती है और मैं ताज़ा दम होकर घर की तरफ बढ़ता हूं। एक दिन अजीब तमाशा हुआ। जब उस इमारत के दरवाजे बंद होने का वक्त आया तब मैं पेशाब खाने में था। मेरे पीछे धब से दरवाजा बंद हुआ। मैं घबरा कर जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा। तब एक आदमी ने आकर दरवाजा खोला। मैं इस तसव्वुर से ही इस कदर घबरा गया था कि अगर मुझे सारी रात इस पेशाब खाने में बंद रहना पड़ता तो मेरी क्या हालत होती। घबराहट में चलते वक्त मैंने उस केबिन की तरफ भी ध्यान न दिया कि आया वो औरत चली गई है या नहीं, और ना ही उस लॉकर में रखी हुई अपनी जात ही निकालने का ख्याल आया। बाहर थिएटर की गाड़ी का ड्राइवर हॉर्न पर हॉर्न बजा रहा था। मैं भागता हुआ गाड़ी में बैठा और गाड़ी चल दी। मैं बहुत परेशान था कि आज अपनी जात के बगैर अपना रोल कैसे अदा कर पाऊंगा। मगर मेरी हैरानी की इंतहा ना रही जब मैंने देखा कि उस दिन शो खत्म होने पर भीड़ अपनी कुर्सियों से उठकर मेरी तरफ लपकी और मेरी अदाकारी को इतना कुदरती बताया कि मैं खुद भी हैरान रह गया। तब से मैंने अपनी जात को उसी लॉकर में पड़ा रहने दिया है। हवा के एक झोंके ने खिड़की के पट को जोर से पटक दिया। मैं फिर अपने कमरे के माहौल की खुशबू महसूस करने लगा हूं। सीढ़ियों पर बैठी हुई सरस्वती की सिसकियों की आवाज, रोते हुए बच्चे की कर्बनाक आवाज में अब एक और आदमी की आवाज भी शामिल हो गई है। शायद बच्चे का बाप भी जाग गया है। वो अपनी बीवी की लाश और बिलखते हुए बच्चे को देखकर जब्त नहीं कर सका।
एक अच्छे पड़ोसी के नाते मेरा फर्ज है कि उनके सुख दुख में हिस्सा बटाऊं, क्योंकि हम सब एक ही दरख्त के साए तले खिले हुए आजाद फूल हैं। मेरा जी चाहता है मैं अपने कमरे के चारों दीवारों में से एक एक ईंट उखाड़कर इर्द गिर्द के कमरों में झांककर उन्हें सोते हुए या रोते हुए देखूं, क्योंकि दोनों ही हालतों में आदमी बेबसी की हालत में होता है। मगर मैं भी कितना कमीना आदमी हूं। लोगों को बेबसी की हालत में देखने के शौक में सारे कमरों की दीवारें उखाड़ देना चाहता हूं। मैंने फिर अपने आप को उठकर उनके कमरों में जाकर उनके रोने की वजह दरियाफ्त करने पर आमादा किया। रोने की आवाजें अब काफी बुलंद हो चुकी थीं और इनकी वजह से कमरे में बंद रहना मुमकिन न था। मैंने वही कफन जैसी सफेद चादर अपने गिर्द लपेटी और सियाह स्लीपर पहनकर दरवाजे की तरफ बढ़ा। जो ही मैंने दरवाजे की चटखनी की तरफ हाथ बढ़ाया कि बाहर से किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। मैंने झट से दरवाजा खोल दिया। सीढ़ियों में बैठकर रोने वाली सरस्वती, बिलक बिलक कर रोने वाला बच्चा, मरी हुई औरत और उसका मजबूर खावंद चारों बाहर खड़े थे। चारों ने बैक जबान मुझसे पूछा, क्या बात है, आप इतनी देर से रो रहे हैं? एक अच्छे पड़ोसी के नाते हमने अपना फर्ज समझा कि